What is human relations model on theories of motivation? As per Elton Meyer, social contact at workplace are important in addition to money. तो ह्यूमन रिलेशन मॉडल का मतलब क्या हुआ? नाम से पता लग रहा है ह्यूमन रिलेशंस ऑन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मतलब आप काम को लेके मोटिवेटेड है, ऐसा मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ पैसा देके मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके ह्यूमन रिलेशन से भी बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरी पैकेज हो, पर वहाँ का वर्क कल्चर या फिर सोशल कांटेक्ट कुछ भी ना हो, आपके जो साथी है कोई भी किसी से बात ना करता हो, सब अपना काम में लगे, तो वो एक इन्वायरमेंट आपको मोटिवेट नहीं करेगा। तो वही बोला था इल्टन माई ने कि सोशल कॉन्टैक्ट आपके वर्क प्लेस में वो भी बहुत ज़रूरी है पैसों के साथ साथ। वर्कर्स कैन बी मोटिवेटेड बाय एक्नॉलेजिंग देयर सोशल नीड्स एंड मेकिंग देम फील यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट। तो उनके आसपास का एनवायरमेंट क्या है? आप सभी काम करे जा रहे हैं, अभी कोई एक काम कर रहा है, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तो वो भी चीज़ आपको अप्रिशिएट नहीं करेगी हमेशा के लिए। पैसों के लिए आप कुछ टाइम तक मोटिवेट हो सकते हैं, पर साथ साथ आपके वर्क कल्चर में जो सोशल इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत फर्क पड़ता है। ह्यूमन रिलेशन मॉडल इसी बारे में बात करता है कि पैसों के साथ साथ आपको मोटिवेट होने के लिए आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, वर्क कल्चर है, वो सोशल होना चाहिए। वहाँ पे मिलजुल के सभी लोग आपस में काम करें, इस तरीके का आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। 99 हो गया। 100 क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रेडरिक हर्ट्सबर्ग टू थ्योरी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो कि फ्रेडरिक हर्ट्सबर्ग ने दिया था, वो क्या बताया था? उन्होंने बोला था कि मोटिवेशन के लिए दो फैक्टर्स है जो कि काम करते हैं, फैक्टर नहीं फैक्टर, ठीक है, दो फैक्टर्स है जो कि काम करते हैं। तो पहला है हमारा, इट स्टेट दैट देयर आर टू सेट ऑफ, ठीक है, किसी भी मोटिवेशन के लिए दो फैक्टर्स काम करते हैं। पहला हो गया मेंटेनेंस फैक्टर, दूसरा हो गया मोटिवेटर्स, मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो वन बाय वन देख लेते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स और मेंटेनेंस फैक्टर्स। तो मेंटेनेंस फैक्टर्स क्या होता है, मोटिवेशन फैक्टर क्या होता है? पॉइंट नंबर वन, इट इंक्लूड रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट। तो एक बार ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर कौन से होते हैं? जो कि जॉब इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग है, कि कैसा आपका इन्वायरमेंट है, वर्क कंडीशन कैसी है, ठीक है, वो हो गया जॉब के इन्वायरमेंट को लेके मेंटेनेंस फैक्टर। और जो मोटिवेशन फैक्टर है वो कंटेंट ऑफ जॉब, किस तरीके का काम है उसको लेके, ठीक है। तो अभी हम दूसरे वाला, यानी कि मोटिवेशन फैक्टर, उसको पॉइंट नंबर वन दिया गया, उसको डिस्कस कर रहे हैं। मोटिवेशन फैक्टर्स क्या हो गया? ये हो गया कि आपके कंटेंट ऑफ जॉब में आपको किस तरह से रिकॉग्निशन मिलता है आपके काम से, कितना एडवांसमेंट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अचीवमेंट, और कितना ग्रोथ का पॉसिबिलिटीज है काम में, कितना ग्रोथ है, ये सब चीजें देखी जाएगी। ये हो गए मोटिवेशनल फैक्टर्स। दूसरा जो कि मेंटेनेंस फैक्टर है, इसमें देखा जाता है कि कंपनी की क्या पॉलिसीज है, क्या उसका एडमिनिस्ट्रेटर, क्या टेक्निकल और सैलरी और जॉब सिक्योरिटी कितना है, पर्सनल लाइफ कैसा उसमें बैलेंस रहेगा, वर्किंग कंडीशंस कैसी है, और इंटरपर्सनल रिलेशंस विद पीयर्स, जो आपके साथी, आपके सुपीरियर्स हैं, उनका आपस में किस तरह का रिलेशन है। तो हो गया मेंटेनेंस फैक्टर। तो ये दोनों ही फैक्टर किसी पर्सन को मोटिवेट करते हैं, और ये किसने बोला? ये हमारे फ्रेडरिक हर्ट्सबर्ग ने बोला कि दो फैक्टर, एक तो मोटिवेशन फैक्टर है, एक मेंटेनेंस फैक्टर है। मेंटेनेंस में वही सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ इन्वॉल्वमेंट कैसा है, वर्किंग, और रिलेशन कैसा है साथियों के साथ, पीयर्स यानी सुपरवाइजर के साथ। और मोटिवेशन में देखा जाएगा कितना रिकॉग्निशन है, कितना एडवांसमेंट, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्रोथ कितना है, काम कितना है, इस तरह की चीजें मोटिवेशन फैक्टर में देखी जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बोला है, अकॉर्डिंग टू डेविड सी मैकलेलन, व्हाट इज अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी? तो डेविड सी मैकलेलन ने अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के बारे में क्या कहा था? उन्होंने बोला था कि ऐसी तीन नीड्स है जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को लाइफ में मोटिवेशन महसूस होती है। वैसे तीन चीजें, पहला है नीड फॉर अचीवमेंट, दूसरा है नीड फॉर पावर, और तीसरा है नीड फॉर एफिलिएशन। ये तीन चीजें हमारे मैकलेन डेविड सी ने बोली थी। यानी इन चीजों से कोई भी पर्सन मोटिवेट रहता है लाइफ में। तो पहला है नीड फॉर अचीवमेंट, दूसरा है नीड फॉर पावर, और तीसरा है नीड फॉर एफिलिएशन। वन बाय वन देख लेते हैं नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब क्या होता है। ये जो नीड फॉर अचीवमेंट वाले पर्सन है, ये तब मोटिवेटेड होते हैं जब इनको कुछ अचीवमेंट हासिल करते हैं। इस तरह के लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा, मनी, बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हैं, और ये बहुत इंडिपेंडेंट होकर काम करना पसंद करते हैं। और बहुत ऐसा काम जिसमें कोई भी टेंशन ना हो, कोई भी चैलेंज ना हो, तो उस तरह के काम को ये पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो नीड फॉर अचीवमेंट यानी कि ये लोग जब अचीवमेंट हासिल करते हैं तो इनको सेटिस्फिकेशन, या ये बोलिए कि मोटिवेशन फील होता है। ये कुछ अचीव करने में ही बिलीव करते हैं। क्योंकि ये अचीव करने में बिलीव करते हैं, तो ये लोग क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, इंडिपेंडेंट तरह से काम करते हैं, और ऐसे बहुत छोटे छोटे और स्मॉल ऐसे काम जिसमें कोई भी टाइप का चैलेंज नहीं, उस तरह के काम को ये लोग करना पसंद नहीं करते हैं। और ये लोग काफ़ी कुछ लाइफ में अचीव कर चुके होते हैं, काफ़ी वेल्दी होते हैं, क्योंकि इनका इनको मोटिवेशन शुरू से तभी महसूस हुई थी जब ये कुछ बड़ा अचीव कर लेते, कुछ बड़ा हासिल कर लेते। तो ये जितने भी वेल्दी होते हैं वो अचीवमेंट के थ्रू अपना, काफ़ी ये लोग वेल्दी भी होते हैं।
काफ़ी रिच होते हैं और छोटे मोटे गोल्स को पसंद नहीं करते। ठीक है, तो इनको मोटिवेशन किससे मिलती है? कुछ अचीव करके इनको मोटिवेशन मिलती है। पहला हो गया। दूसरा, नीड फॉर पावर। तो इस तरह के लोग तब मोटिवेट होते हैं कि इनको पावर चाहिए। ये दूसरों को ऑर्डर देना, दूसरों को कंट्रोल करना, उस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनको तब सेटिस्फेक्शन मिलता है जब ये इनकी जो एबिलिटी है वो पूरी होती है कि इनके पास पावर रहे, कुर्सी रहे। इस तरीके का इनका एटीट्यूड रहता है। इसी तरह से क्योंकि उनको पावर चाहिए तो उसी की वजह से वो लोग मोटिवेट रहते हैं कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे को अच्छी मतलब अच्छी रैंक या अच्छी पावर ऐसी हासिल होगी और हम बहुत से लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इनको मोटिवेशन भी उसी से मिलता है। तीसरा, नीड फॉर एफिलिएशन। ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दोस्ती, फ्रेंडशिप, इन सब में ज़्यादा बिलीव करते हैं। इनको दो अगर ऑप्शन दिया जाए कि आपको काम सीखना है और बोला जाएगा कि एक तो आपको बहुत ही हाईली एक्सपर्ट, आपको मान लीजिए आईटी का कोई काम सीखना है तो बहुत ही हाईली जो एक्सपर्ट कंप्यूटर बैकग्राउंड है उन लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे, अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ आप सीखेंगे। तो ये अपने फ्रेंड को ही जो फ्रेंड सर्कल है, अपने दोस्तों का जो ग्रुप है उसी में जाना पसंद करेंगे। भले ही उनको इतने अच्छे हाई फाई हाई क्वालिफाइड और टेक्निकल टीम मिल रही है ट्रेनिंग के लिए, पर ये वहाँ ना जाके अपने दोस्तों के साथ रह के तब अपना काम को करना पसंद करेंगे। तो यानी ये मोटिवेट होते हैं एफिलिएशन के द्वारा, यानी कि दोस्त, भाई, भतीजा, इस पे ये ज़्यादा बिलीव करते हैं। इनको इंटरपर्सनल एक्टिविटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। इंटरपर्सनल मतलब पर्सन टू पर्सन कैसा बिहेव है उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और दोस्ती पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। उसी के साथ रह के ये मोटिवेट रहते हैं। ठीक है, तो डेविड सी ने ये 3 अचीवमेंट थ्योरी के बारे में बताया था। यानी ये थ्योरी हमें बता रही है कि कैसे पर्सन मोटिवेट रहता है लाइफ में, कैसे पर्सन अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करके मोटिवेट हो सकता है। दूसरा, पावर उसको चाहिए इसलिए मोटिवेट हो सकता है कि मेरे को हाई रैंक हाई कुर्सी मिलेगा अगर मैं अच्छे से काम करता हूँ, तो उसकी वजह से मोटिवेट रहेगा। एफिलेशन, इसको ऐसे, इस एफिलेशन वाले लोग उस तरह से मोटिवेट होते हैं जहाँ इनको पता लगेगा कि हाँ हमारे दोस्त वहाँ पे, तो उस तरह से वो काम को करेंगे कि इस तरह का इनको इन्वॉल्वमेंट मिले और ये काम कर सके। ठीक है, तो ये 101 क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोले व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट और रैशनल इकोनॉमिक व्यूज ऑन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट और इकोनॉमिक व्यू का क्या है, क्या था थ्योरी के बारे में। सो एफ डब्ल्यू टेलर ने बताया था इसके बारे में, जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो क्या कहा था एफ डब्ल्यू टेलर ने? इन्होंने कहा था कि फिजिकल वर्क कुड बी साइंटिफिकली स्टडी टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल मेथड ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब। तो इसमें जो एफ डब्ल्यू टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया था उसमें उन्होंने बोला था कि जो वर्कर्स हैं, जो कंपनी है, उनको वर्कर्स के हिसाब से नहीं काम करना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट है, उनको वर्कर के हिसाब से नहीं सोचना है आउटपुट या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बल्कि वर्कर्स को मैनेजमेंट के हिसाब से सोचना चाहिए। और एफ डब्ल्यू टेलर ने ये वाली बात भी बोली थी कि जो वर्कर्स है, जो काम करते हैं, अगर उनको अच्छी अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी दी जाए तो वर्कर्स को उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई नई नई मशीनें सेटअप करनी है तो कंपनी वो सेटअप करेगी और वर्कर्स उस काम को सीखेंगे और फिर करेंगे। ठीक है, और इसमें ये बात बोली गई थी कि जो वर्कर्स है वो सिर्फ, उनको सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो काम करते हैं बस, उनको इस तरह से देखा गया था। ह्यूमन को उतनी वैल्यू नहीं दी गई थी एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा, इसीलिए इनकी इस थ्योरी को क्रिटिसिज्म भी झेलने पड़े थे। और इनका ये कहना था कि बेस्ट तरीका है काम एफिशिएंसी को बढ़ाने का ये कि नई नई टेक्निक यूज़ की जाए, नई नई टेक्निक और नए नए मेथड्स यूज़ किए जाए वर्कर्स के द्वारा, और तब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, वर्कर्स को प्रिस्क्रिप्शंस दी जानी चाहिए ज़्यादा एफिशिएंट के लिए, और टेक्नोलॉजी को बढ़ाई जानी चाहिए, और कंपनी को यानी ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर के हिसाब से नहीं चलना है बल्कि वर्कर्स को कंपनी के हिसाब से चलना है। और इसमें ह्यूमन को उतनी वैल्यू नहीं दी गई है, और वर्कर्स को सिर्फ प्रोडक्शन, मतलब वो काम कर रहे हैं, सिर्फ उसी के आधार पे सोचा गया, एज ए ह्यूमन इसको नहीं सोचा गया। इसकी वजह से इसको कुछ क्रिटिसिज्म भी झेलनी पड़ी। तो वही साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए, उससे आप वर्कर्स को उसमें काम करने के लिए बोलिए और इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इस तरह से इसमें बोला गया। एफ डब्ल्यू टेलर ने ये मेथड, ये थ्योरी दी थी। 103 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज क्लिंटन व्हाट इज क्लिंटन अल्फर्ड ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्लिंटन ने दिया था। सो इसमें जो ईआरजी है, ये ई का फुल फॉर्म हो गया एग्जिस्टेंस, आर का हो गया रिलेटनेस, और जी का मतलब हो गया ग्रोथ। ठीक है, ईआरजी। तो ये ईआरजी नाम सबको पता लग रहा है ये ईआरजी थ्योरी क्या है। जो हमने मॉस्लो की थ्योरी पढ़ी थी 5 हायरार्की थ्योरी में, जिसमें हमें 5 तरह की नीड्स के बारे में बताया था। तो ये जो ईआरजी थ्योरी है ये भी मॉस्लो थ्योरी से ही रिलेटेड है, उससे भी उसी से मिलती जुलती है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है, मॉस्लो थ्योरी में जैसे बताया गया था, पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, मतलब बिल्कुल बेसिक खाना पीना, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, इस तरह का एनवायरमेंट। फिर सेफ्टी नीड बोला गया था मॉस्लो थ्योरी के हिसाब से, जिसमें आपका सिक्योर एनवायरमेंट चाहिए। फिर सोशल नीड्स, मतलब भाई फ्रेंड्स सर्कल ये सब भी होना चाहिए, वो हो गया सोशल। सेल्फ स्टीम
इसमें आपका स्टेटस होना चाहिए, आपका जो है लोगों के बीच में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे, आपका अच्छा स्टेटस रहे, आपको अच्छी रिकॉग्निशन मिले, वो था हमारा सेल्फ एस्टीम नीड सॉरी। और लास्ट नीड था सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब उसको अचीवमेंट, मतलब उसने लाइफ में क्या क्या हासिल किया वैसा वाला सेल्फ अचीवमेंट हो गया। ठीक है, तो ये 5 हमारी मास्लो की थ्योरी थी। अगर हम बात करें ईआरजी की, तो मास्लो ने ये कहा था कि ये हायरार्किकल ऑर्डर में चलेगी, मतलब लाइन से चलेंगे। पहले एक नीड पूरी होगी, जैसे फिजियोलॉजिकल यानी खाने पीने की नीड पूरी हुई, तभी वो अपना जो दूसरी नीड है सेफ्टी पे आएगा, लाइन से चलेगा, ऐसा बोला था मस्लो ने। लेकिन ईआरजी ने बोला ऐसा नहीं है, एक टाइम पे इंसान की एक से ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, एक से ज़्यादा नीड हो सकती है। और कई बार ऐसे भी हो सकता है कि किसी इंसान की हाई नीड, मतलब हाई लेवल की अगर नीड पूरी होती है तो वो पीछे भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ये वापस भी हो सकता है। इस तरह से ईआरजी ने अपनी थ्योरी में बोला था। ठीक है ना। ईआरजी थ्योरी ओनली हैज 3 लेवल ऑफ नीड्स कंपेयर टू 5, तो मॉस्लो ने 5 बताया, लेकिन और मॉस्लो थ्योरी में बोला था कि जब एक नीड पूरी होगी तभी हम अगले लेवल पे आएंगे, पर ईआरजी में ऐसा नहीं है, एक टाइम पे एक से ज़्यादा भी पर्सन की नीड हो सकती है। और इसमें रिवर्स भी हो सकता है, मतलब एक पर्सन की एक नीड सेटिस्फाई होगी तो वापस भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कोई पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा सोशल स्टेटस यानी फोर्थ नंबर की उसकी नीड पूरी होगी, उसका सोशल स्टेटस अच्छा है, रिकॉग्निशन अच्छा है, पर वो उस लाइफ को नहीं पसंद करता, वो अपनी सिंपल पुरानी लाइफ वापस चाहता है, जो बिल्कुल सेकंड नीड थी, सेफ्टी नीड, तो वहाँ पे भी वापस आना चाह सकता है। तो ईआरजी ने बोला था कि ऐसे भी हो सकता है, पर हमारे मास्टर ने बोला था नहीं, एक बार में एक ही नीड चलेगा। यही इसमें और मास्टर में डिफरेंस है, बाकी दोनों ने सेम ही बातें बोली है। ठीक है, ईआरजी में 3 है, एग्जिस्टेंट, रिलेटेंस और ग्रोथ। 103 के बाद नेक्स्ट देखते हैं 104 क्वेश्चन। व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट? नॉलेज मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पुलिंग द नॉलेज। नॉलेज को क्रिएट करना, फिर उसको स्टोर करना, आपने बनाया उसको स्टोर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और उस पुल मतलब उसको इकट्ठा करना, जो भी हमारा नॉलेज है उन सबको, तो वो क्या हमारा नॉलेज मैनेजमेंट। तो सब कुछ नॉलेज को क्रिएट करेंगे, फिर स्टोर, फिर डिस्ट्रीब्यूट और पुलिंग करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा नॉलेज मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज विक्टर एच ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो जो हमारे एच ब्रूम थे, इन्होंने मोटिवेशन थ्योरी के बारे में बताया था। दिस थ्योरी इज नोन, इसके और भी नेम है, जैसे इंस्ट्रूमेंटलिटी थ्योरी या पाथ गोल थ्योरी, बैलेंस इंस्ट्रूमेंटली एक्सपेक्टेड थ्योरी, ये इसके बाकी दूसरे नाम है। इसमें बोला था कि मोटिवेशन किसी भी पर्सन को बाय नेचर ऑफ रिवॉर्ड पीपल एक्सपेक्ट टू गेट, तो जो काम के बदले उसको इनाम मिलेगा उसी से पर्सन मोटिवेट होते हैं, ये हमारे एच ब्रूम ने बोला था। मैन बीइंग रेशनल ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज परसिव्ड वैल्यू ऑफ सच, तो हर पर्सन चाहेगा कि उसको अच्छे से अच्छा रिवॉर्ड मिले, तो उतना ज़्यादा वो मोटिवेट रहेगा। इसके 3 एलिमेंट है, एक है एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटलिटी और तीसरा है वैलेंस। सो वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सपेक्टेंसी में क्या बोला गया था विक्टर एच ब्रूम के द्वारा? एक्सपेक्टेंसी जो कि पहला एलिमेंट है मॉडल का, इसमें बोला था कि जो पर्सन है वो कोई भी काम करता है, मोटिव होके उसका जो मोटिवेशन है काम का, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि क्या उसको रिवॉर्ड मिलेगा, किस तरीके का मिलेगा, और जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है वो 100% कन्फर्म नहीं हो सकती, वो एक प्रोबेबिलिटी है। जैसे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, किसी हम स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसको एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे फाइनल एग्जाम में। लेकिन क्या ये बात 100% कन्फर्म है कि उसको उसको 100% मार्क्स मिलेंगे? कुछ कम भी मिल सकते हैं। तो एक्सपेक्टेंसी वही हो गया कि आप मोटिवेटेड हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा, इसी वजह से आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड है, पर वो 100% प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं बोल सकते। तो ये पहला एलिमेंट हो गया एक्सपेक्टेंसी, मतलब कोई भी पर्सन मोटिवेट इसीलिए रहता है कि उसको एक्सपेक्टेशन है कि उसको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। स्टूडेंट मेहनत कर रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे फाइनल एग्जाम में। पहला हो गया एक्सपेक्टेंसी। दूसरा इंस्ट्रूमेंटलिटी। इस थ्योरी में क्या बोला है इंस्ट्रूमेंटलिटी? इसमें बोला गया है कि आप मोटिवेट होकर कुछ काम कर रहे हैं तो आपको कुछ एक रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो वो फर्स्ट लेवल आउटकम हो गया। उसी फर्स्ट लेवल आउटकम के साथ साथ आपको सेकंड लेवल आउटकम, जो कि आपका अल्टीमेट रिवॉर्ड है, वो हो सकता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। कोई पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, अच्छी इंप्रूव होगी, उसको सारा नॉलेज होगा। आपने ब्रांच में भी देखा होगा, कोई पर्सन जो बहुत मेहनत है, बहुत हार्ड वर्किंग, उसको ऑलमोस्ट सारा काम मालूम होता है। तो एक बेनिफिट इसका ये हो गया फर्स्ट डिग्री आउटकम की, उसको बहुत अच्छा नॉलेज हो गया, वो एक अच्छा परफॉर्मर हो गया, उसकी परफॉर्मेंस आउटपुट बहुत अच्छी होगी। उसके साथ दूसरा बेनिफिट क्या होगा, जो कि सेकंड लेवल आउटकम है। पहले फर्स्ट लेवल आउटकम हो गया कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बढ़ गई क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। सेकंड लेवल आउटकम ये होगा क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क है, इतना मेहनती है, तो परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी, पर सिर्फ यही बेनिफिट नहीं मिला उसको, एक सेकंड जो है सेकंड आउटकम भी मिला, सेकंड लेवल आउटकम, जिसको हम अल्टीमेट रिवॉर्ड बोलेंगे, मतलब फाइनल बेनिफिट। वो ये है कि उसको प्रमोशन मिलेगा, उसका जो इंक्रीमेंट है वो अच्छा होगा, तो वो भी अल्टीमेट बेनिफिट हो गया। तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी में बोला है कि एक आप मेहनत करते हो तो एक लेवल आउटकम के साथ साथ एक और लेवल हो सकता है, और वो आपका फाइनल आउटकम होगा। एग्जाम्पल से हमने समझा कि कोई बहुत हार्ड वर्किंग अगर स्टाफ है,
तो हार्ड वर्क के साथ उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। वो हो गया फर्स्ट लेवल। और सेकेंड लेवल क्या हो गया कि उसका बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हुआ, उसको अच्छा प्रमोशन दिया गया। ये दोनों ही, इंक्रीमेंट भी हुआ, प्रमोशन भी हुआ। तो वो हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंटलिटी थ्योरी। ये पर्सन का बिलीव है। तो इंस्ट्रूमेंटलिटी को परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप बोलते हैं, मतलब जैसा आप परफॉर्म करेंगे उसे सबको रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा हो गया तीसरा बैलेंस। इसमें क्या बोला गया, इट इज द वैल्यू ऑफ ए पर्सन असाइन टू डिजायर रिवॉर्ड। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी पर्सन मेहनत करना नहीं चाहेगा, उसके लिए राजी नहीं होगा अगर उसको पता लगेगा इंप्रूवमेंट हो रही है मेरी परफॉर्मेंस, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है। वो रिवॉर्ड नहीं चाहता जो कि उसको मिल रहा है, तो वो मोटिवेट नहीं होगा। और वो मोटिवेट तब होगा जब जैसा उसका एक्सपेक्टेशन। एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसा समझते हैं कि कोई एक एम्प्लॉय ऐसा है जो कि बहुत मेहनत करता है ताकि उसका इंक्रीमेंट बढ़े, उसको सैलरी बढ़े, ठीक है। दूसरा कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि मतलब दो टाइप के पर्सन हो सकते हैं। एक पर्सन बहुत मोटिवेटेड होकर काम कर रहा है, उसका रीज़न ये है कि उसको बहुत अच्छी सैलरी मिले, अच्छा प्रमोशन मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, स्टेटस बढ़े, ये एक का हो सकता है। पर दूसरा कोई एम्प्लॉय यानी उसका अगर दोस्त है मान लीजिए उसी ब्रांच में, सो वो मोटिवेट होता है, मेहनत करता है, सिर्फ इसके लिए नहीं कि उसका इंक्रीमेंट हो, उसको रिकग्निशन चाहिए, उसको स्टेटस चाहिए। तो अलग अलग पर्सन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, अलग अलग टाइप के पर्सन हो सकते हैं, उनका मोटिवेशन का पर्पस अलग अलग हो सकता है। बैलेंस में बोला गया कि एक पर्सन मोटिवेट है काम के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है। कोई दूसरा पर्सन है, कोई इसलिए क्या पता बहुत मेहनत कर रहा हो कि उसको बहुत अच्छा स्टेटस है, अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा। और दूसरा ही एम्प्लॉय इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर काम कर रहा है कि जॉब सिक्योरिटी रहेगी, स्टेटस से ज़्यादा वो जॉब सिक्योरिटी पे बिलीव करेगा, ठीक है। उसको स्टेटस या रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, उसका जॉब सिक्योरिटी रहे, इसलिए वो हार्ड वर्क कर रहा है। तो हो गया बैलेंस, मतलब अलग अलग पर्सन की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, अलग अलग तरह से पर्सन सोच सकते हैं। चल 105 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 106। इसमें बोला व्हाट इज जेम्स टेंसी एडम इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडम इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसको क्या बोला गया, इसमें एक पर्सन कंपैरिजन करता है, ठीक है। अगर आपको एडम इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सुनेगा तो आप नाम से याद रखना कि एडम नाम का कोई पर्सन है, अपना क्लास का कोई आप मान लीजिए। तो एडम एक ऐसा पर्सन है जो कि हमेशा कंपैरिजन करता है। किसका कंपैरिजन करता है, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका समरी याद किया। क्वेश्चन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इस थ्योरी में आखिर बताया क्या गया। एडम इक्विटी थ्योरी में बोला गया दिस थ्योरी प्रपोज दैट मोटिवेशन टू एक्ट डेवलप आफ्टर द पर्सन कंपेयर द इनपुट डिवाइडेड बाय आउटकम्स विद द आइडेंटिकल रेशियो इन कंपैरिजन टू अनदर पर्सन। यानी उसके इनपुट क्या है डिवाइडेड बाय उसकी जो आउटकम्स है, उसको वो उसको डिवाइड करेगा, उसको वो बाकियों से कंपेयर करेगा। अपॉन फीलिंग इनइक्विटी, अगर उसको लगेगा कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है और उसके जो ये रेशियोज है दूसरों से कम है, उस केस में वो क्या करेगा, वो मोटिवेट नहीं होगा या उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो कम हो जाएगा। वही है एडम इक्विटी थ्योरी। यानी हमें ये समझ में आया कि एडम इक्विटी थ्योरी में किसी रेशो की कंपैरिजन की जा रही है। क्या रेशो है, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटकम्स। अब ये इनपुट क्या होता है और ये आउटकम्स क्या होता है ये देख लेते हैं। इनपुट हो गया किसी भी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उसको उसने क्या क्या इनपुट दिए इस जॉब के लिए, क्या क्या इनपुट दिए होंगे किसी ने जॉब के लिए। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसकी नॉलेज कितनी है, कितना उसका स्किल है, कितना उसका उसका कैसा एटीट्यूड और कैसा उसका कितना उसका एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तो ये उसके इनपुट हो गए। इनपुट मतलब उसने जॉब को क्या दिया, एक्सपीरियंस दिया, इतनी अच्छी स्किल्स रखी, पढ़ाई की, ठीक है, एजुकेशन, इतना नॉलेज हासिल किया, इतना नॉलेज गेन किया। तो ये सारे उसके इनपुट हो गए, ठीक है। इसके बदले में उसको क्या आउटकम मिला, आउटकम में क्या हो सकता है, कितनी उसकी सैलरी है, कैसा उसको प्रमोशन मिला हुआ है, ठीक है। तो ये उसके आउटकम हो जाएंगे। तो वो देखेगा कि मैंने कितना मेहनत किया, मेरा कितना स्किल्स था, कितना क्वालिफिकेशन था, और बदले में मेरा कितना सैलरी है, मेरे को कितना प्रमोट किया गया। अपने इस रेशो को वो बाकी से कंपेयर करेगा। और जब उसको पता लगेगा कि मैंने तो इतनी पढ़ाई कर रखी, मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे फ्रेंड को सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा जो रेशो उससे कम है, यानी मेरी जो सैलरी उससे कम है, इस तरीके का वो कुछ सोचेगा कि उसका एक्सपीरियंस मेरे से कम है, उसका सैलरी मुझसे ज़्यादा है, और मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छा है उससे, और मेरा सैलरी कम है, तो वो अपने आप ही डिमोटिवेट हो जाएगा। यही बात एडम स्मिथ ने अपना जो हमारा एडम थे उन्होंने इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में बताया था कि पर्सन अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है, और जब उसको लगता है उसके साथ जो है भेदभाव हो रहा है या ये रेशो उसका आइडेंटिकल नहीं है, तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। 106 होगी 107।